ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। जुमेरात 19 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप की ईरान पर मुमकिना हमले के वक्त से मुतल्लिक मुशावरत, मगर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, CBS का दावा। We do have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी, अमेरिका ने शाम से अपने फौजी वापस बुला लिए। Very concerning, but we like the trajectory. We have to keep it on that trajectory. We've got good agreements in place. The key now is implementation, and we'll be very involved in that regard. ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए मसवदा तैयार है। A new window of opportunity has opened, under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. जजीरा डियागो गार्सिया मॉरिशस को ना दिया जाए, ट्रंप की बरतानिया को तनबीह। ईरान में मुजाहरों के दौरान हलाक होने वाले किसी भी शहरी की खुफिया तदफीन नहीं हुई, बहिश्ते ज़हरा तंजीम के सरबराह का दावा। My sister told me that it wasn't only Robina who was at the morgue. There were hundreds, thousands of bodies, and she had to search through them all to find her daughter. The smell of blood was everywhere. The bodies were piled one on top of the other. जानिए गजा अमन बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की शमूलियत कितनी अहम है। कि ये ना तो अमन के हवाले से है और ना ही ये कोई मंसूबा है। इसके अंदर फ़लस्तीनियों की तो शिरकत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, कम अज कम 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पूरी तौर पे 112 और जो है रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ पहुँच गए थे, मैं खुद मौजूद था एज ए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी का इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये चाहते हैं कि रमजान में भी इमरान खान की मुलाकातें ना हों। ये कुछ नहीं करना चाहते और इस काबिल भी नहीं है कि कुछ कर सकें। ये अव्वल तो ये उंगली इनकी है ही नहीं जिसे ये टेढ़ा करना चाहते हैं, और अगर ये हुई तो वो फिर टूट जाएगी। जानिए पाकिस्तान में यकम रमजान को किन बैंक अकाउंट से और कितनी ज़कात कटेगी। ये भी जानिए कि पहली बार आने वाले बांग्लादेशी यूट्यूबर को पाकिस्तान कैसा लगा। Hello guys, this is Rafsan Shurban. My name is Iftikhar Rafsan and right now I am in Pakistan. मज़ीद जानिए कि भारत में मुनक़दा AI इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोट कुत्ते पर हंगामा क्यों हुआ, और साहिबजादा फरहान की जिम्मेदाराना सेंचुरी, पाकिस्तान सुपर 8 में दाखिल। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को आला कौमी सलामती हुकाम ने आगाह किया है कि अमरीकी फौजी शनिचर तक ईरान पर मुमकिना हमले के लिए तैयार है। ताहम सदर ट्रंप की जानिब से हमले से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। अमेरिका में BBC के पार्टनर इदारे CBS न्यूज़ को ज़राए ने बताया कि मुमकिना कार्रवाई के हतमी वक्त का फैसला नहीं किया गया है और ये शनिचर के रोज़ से आगे भी जा सकता है। हुकाम ने CBS को मजीद बताया कि सदर ट्रंप ने अभी तक ईरान पर हमले का हतमी फैसला नहीं किया, जबकि व्हाइट हाउस में इस मामले पर मुसलसल मुशावरत जारी है, जहां इस इक़दाम से मुंसलिक खतरात, मुमकिना रद्द अमल और हमले के सियासी और अस्करी नताइज पर गौर किया जा रहा है। पेंटागन आइंदा 3 दिनों में मशरक़ वस्ता से कुछ एहलकारों को आर्जी तौर पर यूरोप या अमेरिका मुंतकिल कर रहा है, ताकि अगर कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में ईरान के मुमकिना जवाबी हमलों से बचा जा सके।
ज़राए के मुताबिक ये इकदाम मामूल की तैयारी का हिस्सा है और इसका मतलब ये नहीं कि हमला फौरी तौर पर होने वाला है। पेंटागन के तर्जुमान ने इस हवाले से किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार किया है। ताहम व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि ईरान पर हमले के कई जवाब मौजूद हैं, लेकिन सदर की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी है। उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि आया कार्रवाई इसराइल के साथ मिलकर की जाएगी या नहीं। Always been very clear though with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course his national security team first and foremost, and you know who the members of that team are, and this is something obviously the president takes seriously. He's always thinking about what's in the best interests of the United States of America, of our military, of the American people. लीवेट ने मजीद कहा कि जून में अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाकर एक कामयाब ऑपरेशन किया था। उनका कहना था कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ मुआहिदा और ताउन करें। ज़राए के मुताबिक बुध को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान पर तफसीली गौर किया गया। तमाम अमेरिकी फौजी दस्ते मार्च के वस्त तक खित्ते में अपनी जगह पर मौजूद होंगे। एक सीनियर व्हाइट हाउस एहलकार ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका अगले चंद माह के दौरान शाम में मौजूद अपनी फौज को बड़ी हद तक वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। एहलकार ने कहा कि शामी हुकूमत ने अपनी सरहदों के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की क़यादत करने पर रजामंदी जाहिर की है और अब वहां बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजी मौजूदगी की जरूरत नहीं रही। इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम के तहत शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश के असर रसूख को रोकने के लिए अमरीकी फौजी सन 2015 से शाम में मौजूद हैं। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता में फौजी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। बीबीसी वेरीफाई ने तस्दीक की है कि गाइडेड मिसाइलों और दर्जनों लड़ाका तैयारों से लैस अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब मौजूद है। इतलात हैं कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी जहाज USS जिराल्ड R फोर्ड को भी मशरक़ वस्ता भेज दिया है। तवक्को है कि ये जहाज 3 हफ्तों के अंदर खित्ते में पहुंच जाएगा। अमेरिकी कौमी सलामती के सीनियर हुकाम ने बीबीसी के पार्टनर इदारे CBS न्यूज को बताया कि कौमी सलामती के मुशीरान ने सदर ट्रंप को आगाह किया है कि अमेरिकी फौज शनिचर के रोज तक ईरान पर मुमकिन हमलों के लिए तैयार होगी। ताहम ट्रंप ने अभी तक हमले का हतमी फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस एहलकार ने बताया कि शाम से तकरीबन 1000 बाकी फौजियों को हटाने का फैसला एक शराइत पर मबनी मुंतकली का हिस्सा है और अमेरिका खित्ते में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। इस साल के अवाइल में जनूबी शाम के अल तनफ गैरिसन और शुमाल मशरकी शाम के अल शदादी बेस से अमरीकी फौजी पहले ही निकल चुके हैं। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए एक मसवदा तैयार कर लिया गया है। बीबीसी फारसी के मुताबिक उन्होंने ये बात बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कही। ख्याल रहे कि ईरानी वजीर और IAEA के सरबराह के दरमियान ये बातचीत जिनीवा में ओमान की सालसी में तेहरान और वाशिंगटन के माबैन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद हुई है। मंगल के रोज अराक्ची ने कहा था कि तेहरान और वाशिंगटन ने तनाज़ात को रोकने के लिए मुआहदे के रहनुमा असूलों पर इत्तफाक किया है। ताहम अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमरीका की तमाम रेड लाइंस को कबूल नहीं किया है। They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to actually acknowledge and work through. So we're going to keep on working it, but of course the president reserves the ability to say when he thinks that diplomacy has reached its natural end. We hope we don't get to that point, but if we do, that'll be the president's call. दूसरी जानब अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट ने खबरदार किया है कि तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए वाशिंगटन जो भी करना पड़ा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहराए हिंद में वाक़ जजीरा डियागो गार्सिया के हवाले से बरतानिया के वजीर आज़म सर केयर स्टारमर को तनबीह करते हुए ट्रुथ सोशल पर कहा कि ये ज़मीन बरतानिया के हाथ से नहीं जानी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। उनका इशारा उस मंसूबे की जानिब था जिसके तहत बरतानवी हुकूमत चागोस जज़ायर को मॉरिशस के हवाले करके अहम फौजी अड्डे को 99 साल की लीज पर दोबारा हासिल करने का इरादा रखती है।
ये जजीरा चागोस जजायर के 60 जजायर में सबसे बड़ा है और बरतानिया और अमेरिका के मुश्तरका फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुग्राफियाई महल वकू बहरे हिंद में अहमियत रखता है, खासतौर पर अमेरिका के ईरान या दीगर खितों में फौजी ऑपरेशंस के लिए। बरतानवी वजीर खारजा का मौक़िफ़ है कि मुआहिदा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों की सलामती के लिए ज़रूरी है, जबकि ट्रंप ने इस मुआहिदे को गलत फैसला करार दिया और मुमकिना फौजी इस्तेमाल का जिक्र भी किया। ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और मॉरिशस के दरमियान मुज़ाकरात तय पाने वाले हैं और माजी में मॉरिशस ने बरतानवी कंट्रोल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था। डियागो गार्सिया अमूमन आम सयाहों के लिए बंद है और इसे खुफिया फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसकी वजह से ये आलमी सतह पर जुग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। ईरान में बहिश्ते ज़हरा तंजीम के सरबरा मोहम्मद जवाद ताजिक ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि गुज़िश्ता माह ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वालों को इज्तिमाई कब्रों में यौन की खुफिया तदफीन की गई है। 18 फरवरी को खबर रसा इदारे फार्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ताजिक ने कहा कि बहिश्ते ज़हरा नामी कब्रिस्तान में तदफीन बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार के तहत की जाती है और इसका बाकायदा निज़ाम मौजूद है कि जहां तदफीन से कबल तमाम तर तफसीलात को रजिस्टर किया जाता है। ताहम उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुफिया तदफीन के इल्ज़ामात को रद्द किया। उन्होंने कहा कि बहिश्ते ज़हरा जो ईरान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है को हालिया मुजाहिरों के बाद 1124 लाशें मौसूल हुई थी, लेकिन यह तादाद सिर्फ तेहरान में होने वाली हलाकतों की नहीं थी। उनके मुताबिक 613 लाशें अपने आबाई अजला को वापस भेजी गईं, जिससे जाहिर होता है कि निस्फ से ज़्यादा केसेस तेहरान के रिहायशियों से मुतल्लिक नहीं थे। वाज़ेह रहे कि मुतअद्दिद इंसानी हुकूक के इदारों और तंजीमों की जानिब से ईरान में हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे हैं। अमेरिका में कायम इंसानी हकूक के कारकुनों की खबर रसा एजेंसी हराना के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक ईरान में हालिया मुजाहिरों में कम अज कम 7015 अफराद हलाक हुए, जबकि मजीद 11744 केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं। ईरानी हुकाम ने सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद 3117 बताई है और इल्ज़ाम लगाया है कि ये अमवात अमेरिका और इसराइल के हिमायत याफ्ता शरपसंदों और मुसल्लह दहशत गर्दों की कार्रवाइयों का नतीजा है। ताजिक ने उन तस्वीर पर भी वजाहत दी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें लाशों पर तिब्बी आलात लगे हुए दिखाए गए हैं। उनका कहना था कि लाशें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने और इजाजतनामे के बाद कब्रिस्तान मुंतकिल की जाती हैं और अगर कोई तिब्बी आलात बाकी रह जाएं तो मुतल्लिका हुकाम ज़ाब्ते के मुताबिक उनका इंतजाम करते हैं। तेहरान के मुर्दाखाने में अपने लापता रिश्तेदारों को तलाश करने वाले खानदानों ने बताया कि उन्होंने ऐसी लाशें देखी हैं जिन पर सांस लेने वाली नलियां और पेशाब की नालियां लगी हुई थी। ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसे सवालात भी होने लगे हैं कि कुछ अस्पतालों में लोगों की मौत कैसे हुई, खास तौर पर उस वक्त जब ये खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जख्मी मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए अस्पतालों पर भी छापे मारे। My sister told me that it wasn't only Robina who was at the morgue. There were hundreds, thousands of bodies, and she had to search through them all to find her daughter. The smell of blood was everywhere. The bodies were piled one on top of the other. ताजिक ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद किया है कि उनकी तंजीम ने खानदानों से उन गोलियों की कीमत भी वसूल की है जिनसे उनके अजीज मारे गए थे। उनका कहना था कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, हम मुकम्मल तौर पर मुफ्त खिदमात फराम करते हैं, हत्ता कि जब हमने लाशों को दूसरे सूबों में मुंतकिल किया तब भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। बहिश्ते ज़हरा तंजीम के सरबरा मोहम्मद जवाद ताजिक ने अमरीकी फ़ौज से मुतल्लक अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि ईरान ने हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की मुमकिना तदफीन के लिए जगह मुख्तस कर रखी है, जिसे अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एक हंगामी मनसूबा करार दिया गया है। उनके मुताबिक तेहरान के कब्रिस्तान के नवा में गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस हिस्से ऐसी हलाकतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन मुल्क में दाखिल हुआ और जानी नुकसान उठाए तो हम उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तानों में दफन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में वाशिंगटन में मुनक़द होने वाले बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। सरकारी एलामिया के मुताबिक इस इजलास में गजा में जंग बंदी के बाद
पायदार अमन, तामीर नौ और मुमकिना बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और इंडोनेशिया समेत तकरीबन 2 दर्जन ममालिक ने इस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की है। ताहम अमरीका के चंद अहम यूरोपीय इत्तेहादी, जिनमें बरतानिया और फ्रांस भी शामिल हैं, इस इकदाम का हिस्सा नहीं बने। इस फोरम पर तनकीद की एक बड़ी वजह यह है कि इसकी कानूनी हैसियत और दायरा इख्तियार वाज़ेह नहीं। बाज़ यूरोपीय रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया कि यह इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को पसे पुश्त डाल सकता है, खासतौर पर इसलिए कि गजा तनाज़ा पहले ही सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। We are witnessing the gradual de facto annexation of the West Bank as unilateral Israeli steps steadily transform the landscape. We are witnessing an all-time high of Israeli settlement expansion and settler violence in flagrant breach of international law, with Palestinian families and communities driven from their homes, beaten while farming their own land, attacks that sow terror among civilians. अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिया लोदी का कहना है कि पाकिस्तान को इस बोर्ड में शमूलियत से कबल इसके खद्दोखाल और मकासद की मजीद वजाहत का इंतजार करना चाहिए था। उनके मुताबिक अगर फ़लस्तीनी नुमाइंदों की बराह रास्त शिरकत वाज़ेह ना हो तो अमन अमल की संजीदगी पर सवाल उठ सकते हैं। दूसरी जानब तज्ज़ियाकार कमर चीमा का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी रहा है और अगर ये बोर्ड जंग बंदी को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करता है तो इसमें शमूलियत सिफारती तौर पर फायदेमंद हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि इसकी शमूलियत का मकसद गजा में मुकम्मल जंग बंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ के अमल में किरदार अदा करना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में तवील तजर्बा रखता है, इसलिए अगर बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स तश्कील दी जाती है तो इसका किरदार अहम हो सकता है। ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाबिता ऐलान नहीं किया गया कि आया पाकिस्तान फौजी दस्ते भेजेगा या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ माजी में कह चुके हैं कि किसी भी मुमकिना तैनाती का फैसला पार्लिमान की मंजूरी और वाज़ेह कवायद और ज़वाबित से मशरूत होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि रुकन ममालिक गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए अरबों डॉलर फराहम करेंगे, लेकिन नाकदीन के मुताबिक इस फोरम की कामयाबी का इनासार इस बात पर होगा कि आया ये इकदाम वाकई ज़मीनी हकायक बदल पाता है या ये एक और सिफारती कोशिश साबित होता है जिसके नताइज महदूद रहें। फिलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बोर्ड ऑफ पीस गजा में पायदार अमन कायम कर पाएगा या नहीं। ताहम पाकिस्तान की शमूलियत ने इसे एक बार फिर मशरक़ वस्ता की सिफारती बिसात पर मुतहर्रिक कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुबैना गैस लीकेज के बाइस होने वाले धमाके से रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 12 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसनान हबीब के मुताबिक सुबह सहरी के वक्त तकरीबन 3:45 बजे के करीब गुल राना कॉलोनी के एक घर में गैस लीक की वजह से धमाका हुआ और रिहायशी इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। उन्होंने बताया कि मलबे से बच्चों और बड़ों समेत इस वक्त तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सोल्जर बाजार पुलिस के मुताबिक वाकया निजी स्कूल के करीब वाक़े एक रिहायशी इमारत में पेश आया, जहां इब्तिदाई इतलात के मुताबिक गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ, जिससे इमारत का कुछ हिस्सा जमीन बोस हो गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वकूए पर पहुंच गई। गली तंग होने की वजह से इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची की गुंजान आबादी वाले इलाके सोल्जर बाज़ार की गुलनार कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया है। इस गली के अंदर वाक़े मुतासरा घर है, जिसके किन्हों ने हमें बताया कि तकरीबन 3:15 बजे के करीब गैस सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ, जबकि रेस्क्यू 1122 ने खदशा जाहिर किया है कि गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है वो ये गैस रिलेटेड धमाका है। शहरी के वक्त जब लोग उठे और उन्होंने गैस ऑन किया तो ये धमाका हुआ है। अब ये डिटरमिन करना बाकी है कि ये गैस सिलेंडर का धमाका था या गैस की लाइन की लीकेज का है या कोई और इशू है। ओगरा और स्वीट सदर्न गैस जो है, जो इसको देखती है मुतल्लिक़ इदारे,
वो ऑन बोर्ड हैं और वो इसको चेक कर रहे हैं और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। गुंजान आबादी और तंग गली में वाक़ ये घर 40 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ है, जिस पर 5 मंजिला इमारत थी और हर जो इमारत पर 2 कमरे थे, छोटे छोटे कमरे, और इसमें कोई 5 के करीब जो फैमिलीज़ थी वो रह रही थी और ये फैमिलीज़ जो मजदूरी पेशा अफराद पर मुश्तमिल हैं। जो इमारत है वो बहुत ही छोटे से रकबे पे बनी हुई है, कोई 40 से 50 गज जो होगा, बहुत ही एक कमज़ोर स्ट्रक्चर, उसका कोई 17-18 साल पुरानी इमारत है, तो इस फैक्टर को जो है वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उनका ये कहना है कि ये इलाका काफ़ी जो गलियां हैं काफ़ी तंग हैं, इस वजह से उन्हें रेस्क्यू के लिए जो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ताकि क्योंकि जो रेस्क्यू रज़ाकार थे उनकी रसाई में दुश्वारी पेश आ रही थी। सबसे पहला जो हमें चैलेंज था वो एक्सेस का था। जिस तरह से अभी हम अपना एक्सेस बनाते हुए इस बिल्डिंग पे चले हैं, आपके साथ आए हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बंदे के प्रॉपर चलने की भी जगह नहीं है। जब रेस्क्यू 1112 का रेस्क्यू एहलकार अपनी रेस्क्यू के टूल, इक्विपमेंट या एसेसरीज़ लेके इधर तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो अल्टीमेटली वो उसके लिए मुश्किलात ये थी कि वो टूल, वो इक्विपमेंट जो है वो जाए वक़ूअ तक या इंसिडेंट्स साइड तक पहुँच नहीं पा रहा था। इस वजह से हमें मैनुअली ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। दूसरा, इस तरीके से हम इस टेक्निकल ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे थे कि कुछ लोग अंदर ज़िंदा थे जिनकी आवाज़ें हमें आ रही थी, जो हमें पुकार रहे थे मदद के लिए, तो उसमें इसलिए भी कोई तेज़ी या हैज़र्ड वे नहीं बरता गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मशीनरी को यूज़ करने के नतीजे में वो मज़ीद अपनी हालत से ज़ख्मी हो जाएं या मज़ीद बर्स्ट हो जाएं। इस वाक़े में इस वक्त तक कोई 17 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोई 14 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है और कोई 12 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ज़ख्मियों का मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। पाकिस्तान के वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने PTI क़यादत पर इमरान खान के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम आयद किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जब राना सनाउल्लाह से इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम से मुतल्लिक़ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रमज़ान के दौरान भी इमरान खान की मुलाकातें ना हो सकें। नहीं, ये सिर्फ रिहा, मेरा ख्याल है कि ये उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि उसकी मज़ीद अब इन्होंने ईद के बाद का चैलेंज दे दिया है ताकि रमज़ानुल मुबारक में भी उसकी कोई मुलाकात ना हो, और जो रिलीफ उसे हासिल है, रिलीफ से मुराद ये है कि उसकी लिविंग कंडीशन जो है वो A1 है जेल में। हमने भी जेलें काटी हैं, जो उसकी लिविंग कंडीशन है हमें पूरा अंदाज़ा है A1 है। उनका इलाज जो है बेहतरीन हुआ है, जो मुमकिन था वो हुआ है, और हर तरह से जो है वो जो यानी एक यानी इंसानी हकूक़ हैं उसके ऊपर कत्तन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये शायद इनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट के तहत इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया था। सुहेल आफरीदी के मुताबिक ये फोर्स इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन जद्दोजहद करेगी। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि ईद के बाद मैं तमाम नौजवानों से पेशावर में हल्फ लूँगा और इसके बाद हम आगे का लाहे अमल देंगे। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ईद के फौरन बाद तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूंगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लाए अमल देंगे। इस हवाले से तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये कुछ नहीं करना चाहते और ना ही इस काबिल हैं कि ऐसा कुछ कर सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जेल में लिविंग कंडीशंस A1 है, उनका बेहतर इलाज हुआ जबकि इंसानी हुकूक के ऊपर कतन कोई समझौता नहीं किया गया।
राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि एहतजाज, धरनों और जिस तहरीक का ऐलान आज किया गया, मैं समझता हूं कि ये तो शायद उनके खिलाफ साजिश हो रही है या ये इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इनको 3 बार ऑफर कर चुके हैं कि आओ बैठकर मिलकर बात करें, तो इन धरनों और एहतजाज से तो बेहतर है कि ये पीटीआई उनके साथ बैठकर बात करें। वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने 3 दफ़ा इनको ऑफ़र किया है कि आओ बैठो, डायलॉग करो, बात करो, आओ इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए बैठें और मिलके जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम करें। इससे तो बेहतर है कि ये उनके साथ बैठें। पाकिस्तान में वफाकी वजारत तखफीफ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर कर दिया है। एलामिया के मुताबिक यकम रमज़ान को ऐसे तमाम सेविंग बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी जिनमें मौजूद रकम निसाब से जायद होगी, जबकि इससे कम रकम पर कोई कटौती नहीं होगी। ज़कात व उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत ज़कात सेविंग अकाउंट्स के अलावा डाकखानों, कौमी बचत मराकज़ और दीगर मालियाती इदारों में मौजूद मुनाफा बख्श खातों पर भी लागू होती है। ताहम करंट या पेरोल अकाउंट्स इस कानून के दायरे कार में शामिल नहीं। बैंकिंग ज़राए के मुताबिक वो अफराद जो नहीं चाहते कि उनके अकाउंट से ज़कात काटी जाए, वो CZ50 फॉर्म जमा करा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक ये हलफनामा यकम रमज़ान से कम अज़ कम 30 रोज पहले जमा कराना जरूरी है। फिकाए जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स का जब सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है तो वो बैंक में बयान हल्फी भी जमा करवाते हैं कि बैंक उनकी ज़कात ना काटे, बल्कि वो खुद ही ज़कात अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान हल्फी के बाद बैंक ऐसे शख्स के अकाउंट से ज़कात की रकम नहीं काटता। ख्याल रहे कि इसकी वजह यह है कि अहले तशी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़कात सिर्फ उसी को कहते हैं जो अपने हाथ से दी जाए, और बैंकों के खातों से निकाली गई रकम कहां खर्च होती है इस बारे में कभी भी खातेदारों को नहीं बताया जाता। इस्लामी अहकामात के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमान पर अपने कुल काबिल ज़कात असासों, नकद रकम, सोना, माल, तिजारत वगैरह का 2.5% अदा करना लाजम है। ज़कात गरीब और मुस्तहिक अफराद को दी जा सकती है, ताहम शोहर, बीवी, वालिदैन और औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में ज़कात का बाकायदा निज़ाम 1980 में नाफिज हुआ था, जबकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद इसकी इंतज़ामी जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल कर दी गई थी। भारत में मुनक्कदा AI इम्पैक्ट समिट उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब एक रोबोट कुत्ते को मुकामी तख्लीक करार देने के दावे पर सवालात उठ खड़े हुए। इस 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था और इसे ग्लोबल साउथ में होने वाली पहली बड़ी बैनुल-अक़वामी AI कॉन्फ्रेंस करार दिया गया था। इफ्तिताई तकरीब में बद इंतज़ामी, तवील कतारों और सहूलियात की कमी की शिकायत के बाद सबसे बड़ा तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर रखे गए रोबोट कुत्ते को सोशल मीडिया पर भारतीय तख्लीक के तौर पर पेश किया गया। भारतीय वजीर अश्वनी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भारतीय इंजीनियरिंग की कामयाबी करार दिया, ताहम बाद अज़ा ये पोस्ट हज़फ कर दी गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने दावा किया कि मज़कूरा रोबोट दरअसल चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का तैयार करदा मॉडल है, जिसकी कीमत तकरीबन $2800 बताई गई है। अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे आलमी सतह पर सुबकी करार दिया है। बाद अज़ा गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वज़ाहत जारी की कि रोबोट कुत्ता उनकी तख्लीक नहीं था और ना ही उन्होंने ऐसा कोई दावा किया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इब्तिदाई बयान में गलतफहमी पैदा हुई, जबकि सोशल मीडिया पर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। We never claimed that this dog was made in Galgotia's University, and I am very consciously stressing we never claimed that it was made. We always said that in collaboration with the centers of excellence, this is something that we would like to develop on it further. वाज़ेह रहे कि ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत खुद को मसनूई ज़िहानत में आलमी जनूब का रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रहा है और बड़ी आलमी टेक कंपनियों की अरबों डॉलर सरमायाकारी के ऐलानात भी हो चुके हैं। ताहम रोबोट कुत्ते का मामला समिट की साख पर सवालिया निशान बन गया है। बांग्लादेश के मारूफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इफ्तिखार अफसान ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है।
जहां उन्होंने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में क़याम के दौरान मुकामी सकाफत, खानों और बसंत जैसे त्योहारों का लुत्फ उठाया है। इसी सफ़र के दौरान रियाज, सुहेल और मोहम्मद नबील की उनसे मुलाकात हुई, जहां उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अपने तासुरात, अवामी मेहमान नवाजी के तजर्बात और बांग्लादेश में मौजूद तसव्वुरात के मुकाबले में ज़मीनी हकीकत पर खुलकर गुफ्तगू की। आप भी सुनिए। Hello guys, this is Rafsan Chorba and my name is Iftikhar Afsan and right now I am in Pakistan. बांग्लादेश के मारूफ डिजिटल क्रिएटर रफसान सबब, जो ऑनलाइन दुनिया में रफसान दी छोटू भाई के नाम से जाने जाते हैं, अपने मुल्क के नुमायां फूड और लाइफ स्टाइल डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल होते हैं। उन्होंने कई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है। वो उन मुसाफरों में शामिल थे जो ढाका से पहली फ्लाइट के जरिए कराची पहुंचे। ये परवाज़ 16 साल के बाद बहाल हुई थी। BBC ने रफसान दी छोटू भाई को फॉलो किया और उनसे मालूम किया कि उन्हें दोनों ममालिक के लोगों में क्या ममासलत नजर आई। I'm in Pakistan because मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ क्योंकि मैं सकाफत को अच्छी तरह समझना चाहता हूँ, खाना आजमाना चाहता हूँ और मुझे आमतौर पर नली बिरयानी बहुत पसंद है। I generally liked Nalli biryani. It's very famous in Bangladesh too. Oh wow, guys, check this out. It's an entire bone marrow, Nalli. Yeah. And guys, right now we're at the world famous Ghostian Nalli biryani. It's very famous. Very famous. Ghostian Nalli biryani. Energy, energy, power, power. We have basmati rice. This is basmati rice, right? Yeah. And fun fact about basmati rice. So the main difference between the biryani in Pakistan and Bangladesh? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बिरयानी में एक बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मैंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बिरयानी खाई है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में मेरे लिए इसका जायका नहीं था, लेकिन कराची वाली ये बहुत जायकेदार है। ढाका में आपको ज़्यादा मसालेदार और आपको ज़्यादा गोश्त और जायका मिलता है। And you get more meat and more flavor. Pakistanis are really good at hospitality. Mezban, hosting. But before I came to Pakistan, my entire पाकिस्तान आने से पहले मेरा पूरा तासुर मुकम्मल तौर पर खबरों ने बना दिया था और मैं यहाँ आते वक्त जिस चीज़ की तवक्को कर रहा था कि मुझे डरना चाहिए, यहाँ तरक्की नहीं पसंद की जाती, लेकिन जिस लम्हे में पाकिस्तान में उतरा हूँ, सबसे पहले इस्लामाबाद आया। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पर लोग, हर कोई बहुत अच्छा है। आप लोग इसको होस्टिंग, मेज़बान कहते हैं। लोग यहाँ आपको अपना समझते हैं, जैसे आप उनके घर आए हों। इसीलिए एज ए यूट्यूबर मुझे हकीकी पाकिस्तान दिखाने का मौका मिला। I get to show the real Pakistan. This is pretty crazy. It's unreal. Crazy. We just got invited to a station. इफ्तिखार, आप हमें बताएंगे कि आपने लाहौर में बसंत में गए तो कैसा लगा और क्या आपके पास वहाँ पे ढाका में बसंत होता है, काइट उड़ती है? I went to at least 4 to 5. मैं कम से कम 4 से 5 बसंत के त्योहारों में गया था और अगर ढाका में जैसा कुछ होता है तो हाँ, हमारे यहाँ त्योहार शकराइन के नाम से होता है, जिसे हम जनवरी के आसपास मनाते हैं। शकराइन ये बहुत हैरत अंगेज होता है, लेकिन ये पूरन ढाका में मनाया जाता है। जैसे ढाका हमारा दारुल हुकूमत है, पूरन ढाका मतलब पूरा ढाका, तो ये वहाँ मनाया जाता है और ये वाकई हैरत अंगेज होता है। ये पतंगबाजी का त्यौहार है। ये बसंत और शकराइन मिलते जुलते हैं। This Basant and Shakrain are very similar. Yes. Medium. Do you want to try spicy? You're joking. No, this is medium. You're joking. The Pakistani dramas are extremely popular. बांग्लादेश में पाकिस्तानी ड्रामे बेहद मकबूल हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, मैं कहूँगा कि ये हिंदुस्तान, नेपाल, दरहकीकत पूरे जनूबी एशिया में मकबूल है। Amazing. Woo! Amazing. Thank you so much. You guys want to try some? As a matter of fact, last year I got this. पिछले साल मुझे 2 पाकिस्तानी आर्टिस्ट हानिया आमिर और अहद रज़ा मीर के साथ काम करने का मौका मिला। हानिया आमिर मेरे घर भी आई तो उन्हें मेरी माँ के हाथ पे खाना खाने का मौका मिला, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। My mom's cooking, which was amazing. Assalamualaikum. Thanks for coming to our house. Thanks for having me. She's super popular in Bangladesh. वो बांग्लादेश में बहुत मकबूल है। जब मुझे उनके साथ एक वीडियो बनाने का मौका मिला तो ऑडियंस को ये क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन बहुत पसंद आया। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी फ़नकार कुछ वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ तक कि वो यूट्यूब या ड्रामों पर हैं, तो पूरे जनूबी एशिया में जा रहा है। पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। Like the production, it's amazing. I don't understand Urdu, but I know. Been to exactly 3 cities, I believe. मैं यकीनन 3 शहरों में गया हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, ख़ास तौर पर लाहौर और कराची में,
جب وہ مہمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10% ہے تو وہ کسی دوسرے سے اور 10% لے کر آپ کو 20% کا کچھ کھلا دے گا. پاکستان کو لے کر اب تک مجھے یہی محسوس ہوا ہے. 20%. That's what Pakistan felt like. سینا لیزا سپورٹس کلب کولمبو میں نمیبیا کے خلاف کھیلے گئے اہم میچ میں صاحبزادہ فرحان کی شاندار اور ذمہ دارانہ سنچری نے پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک پہنچا دیا ہے. مشکل پچ پر جہاں شاٹ کھیلنا آسان نہ تھا وہاں فرحان نے جلد بازی کی بجائے ٹھہراؤ اور حکمت عملی سے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کی پوزیشن مستحکم رکھی. ابتدائی وکٹ گرنے کے بعد انہوں نے اسٹرائک ریٹ سے زیادہ میچ کی صورتحال کو ترجیح دی اور آخری اوور تک کریز پر ڈٹے رہے. کپتان سلمان آغا کے ٹاس جیت کر درست فیصلے اور پاور پلے میں تعاون نے بھی بنیاد مضبوط کی جبکہ شاداب خان نے مڈل آرڈر میں اہم کردار ادا کیا. نمیبیا کا بھلے پاکستان سے کوئی مقابلہ ہی نہ ہو مگر پچھلے 3 ICC ایونٹس میں جو صدمے پاکستانی شائقین جھیل چکے ہیں ان کی بدولت یہاں دھڑکنیں صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ امریکی شائقین کی بھی تیز تھی کہ شاید کوئی اپسیٹ ان کی ٹیم کو ایک بار پھر ورلڈ کپ کے سپر 8 راؤنڈ تک لے جائے. جب میچ ایسی کسی نہج پر کھڑا ہو تو وہاں کھلاڑیوں کو اپنی روٹین اسٹریٹجی سے باہر نکل کر سوچنے کی ضرورت رہتی ہے. بولنگ میں سلمان مرزا کی واپسی سے ٹیم کو نئی توانائی ملی. انہوں نے لائن اور لینتھ میں مہارت سے حریف بلے بازوں کو قابو میں رکھا اور پاکستان کے بولنگ اٹیک کا اعتماد بحال کیا. بھارت سے شکست کے بعد ٹیم پر دباؤ تھا مگر اس فتح نے نہ صرف سپر 8 میں رسائی یقینی بنائی بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان بڑے مقابلوں میں واپسی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. Sam Ayoub and Sahibzada Farhan. Oh, diving effort, just gets away. Gordius with a fade. On 49 and on 50. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. گیٹس فاؤنڈیشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں منعقد ہونے والے AI امپیکٹ سمٹ یعنی بین الاقوامی AI کانفرنس میں بل گیٹس خطاب نہیں کریں گے. گیٹس فاؤنڈیشن انڈیا نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ غور و خوض کے بعد اور AI سمٹ کی بنیادی ترجیحات پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے بل گیٹس اس میں اپنا مرکزی خطاب نہیں کریں گے. بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ گیٹ فاؤنڈیشن افریقہ اور انڈیا کے صدر ان کی جانب سے نمائندگی کریں گے اور وہ آج اجلاس سے خطاب کریں گے. یاد رہے کہ ایپسٹین فائلز میں نام سامنے آنے کے بعد بل گیٹس پر مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں تاہم ان کے ترجمان نے ان الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد اور سراسر جھوٹ قرار دیا تھا. انڈیا میں کانگریس پارٹی نے الزام عائد کیا تھا کہ ایپسٹین فائلز میں نام آنے کے باوجود انڈین حکومت بل گیٹس کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. کانگریس نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے بل گیٹس کے استقبال پر بھی سوالات اٹھائے تھے. گزشتہ دنوں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ ایپسٹین فائلز تنازع کے باعث AI سمٹ میں مقررین کی فہرست سے بل گیٹس کا نام ہٹا دیا گیا ہے.